Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी और वीकेंड से आजाद हिंद फौज। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट या वीकेंड से आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज का जो फॉर्मेशन है वो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। लास्ट सेशन हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट ही रहा है और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट ट्रेंड, है ना, ट्रेंड आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसके अंदर हमने देखा था कि आजाद हिंद फौज का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और वो भी एक बिग मूवमेंट ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ रेज करती है। तो आज हम उसी के बारे में इंक्लूसिवली डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट या आजाद हिंद फौज का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक पर्सनालिटी का जिक्र आ जाता है, वो है सुभाष चंद्र बोस का। तो बेसिकली जो इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट है दैट वाज लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इससे पहले इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन हुआ, इसकी फर्स्ट कमांड किसके हाथ में थी, फिर किस तरह से ये सुभाष चंद्र बोस के हाथों में इसकी लीडरशिप आई, ये सब हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इंडियन नेशनल आर्मी कह दो या आजाद हिंद फौज कह लो, इट वॉज अ कैलिब्रेनिस्ट आर्म्ड यूनिट ऑफ इंडियन कैलिब्रेटर्स दैट फॉट अंडर द कमांड ऑफ द जापानीज एम्पायर। अब यहाँ पे ये क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पीरियड चल रहा था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ब्रिटिश जो है वो, ब्रिटिश और इसके जो साथी देश थे वो अलाइज पावर कहलाती है, और जो इनके ओपोनेंट्स थे लाइक जर्मनी और इसके साथी, दे वर कॉल्ड एक्सिस पावर। तो जर्मनी के साथ इसका अलाय था, जर्मनी का अलाय, ओके, जर्मनी का अलाय था जापान और यहाँ पे इटली। तो ये तीन पावर जो है ये एक्सिस पावर है यहाँ पे, और अलाइज जो है वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ यूएस है, यूएसएसआर है, ठीक है, चाइना है और फ्रांस है, ठीक है। तो ये जो पावर थी ये अलाइज पावर थी और ये एक तरफ एक्सेस पावर थी। सेंट्रल यूरोप के अंदर जर्मनी सीरियस चैलेंज पोज कर रहा था अलाइज को। ईस्ट की तरफ देखे तो जापान यहाँ पे सीरियस चैलेंज पोज कर रहा था चाइना के ऊपर अग्रेशन दिखा के। इवन जापान ने यहाँ पे इसका मंसूबा था, एक तो जापान में क्या था, मिलिटरिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। सेम लाइक विद इटली में यहाँ पे फासिज्म ग्रोथ कर रहा था अंडर द मुसोलिनी, फासिज्म, ठीक है। और फासिज्म के अंदर रेशियल फैक्टर मिक्स करके जर्मनी में हिटलर जो है वो नाजिज्म को प्रमोट कर रहा था। अब ये न्यू एक डिक्टेटर काइंड ऑफ जो आइडियोलॉजी है वो रेज हो रही थी। इटली के अंदर फासिज्म, जर्मनी के अंदर नाजिज्म और जापान में मिलिटरिज्म। अब ब्रिटिश जो है इनके अगेंस्ट लड़ रहा था यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। जापान ने यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है इनके ऊपर अपना अग्रेशन शुरू कर दिया था, इनको कॉन्कर्ड करना शुरू कर दिया था, एक्वायर्ड करना शुरू कर दिया था, जिसने इसमें फर्स्ट जो है स्टेप लिया था चाइना के मंचूरिया पे अटैक करके। चाइना पे तो जापान का अग्रेशन जो है वो 1907 से ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका ये कारण ये रहता है मंचूरिया के ऊपर जापानीज अटैक का, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जब सेटलमेंट हो रहा था, सब निगोशिएशन हो रहा, पीस ट्रीटी हो रही थी, तो चाइना का जो ये मंचूरिया वाला रीजन है जो बिल्कुल ही जापान की तरफ पड़ता है, यहाँ पे ये जापान आ जाता है और ये इसका कोस्टल एरिया जो मंचूरिया वगैरह का ये एरिया है, ये जो एरिया है ये जापान को पीस सेटलमेंट के थ्रू दे दिया गया था। इससे जो चाइना की गवर्नमेंट है, जो चाइनीज है वो नाखुश थे। तो चाइना जो है इस एरिया को अपना बता रहे थे और जापान जो है जापान को दे दिया गया था
तो ये जापान जो है इसके ऊपर अपना अधिकार बता रहा था। तो दोनों ही इस रेस के अंदर लड़ रहे थे, लेकिन जापान जो है वो मिलिट्रिज्म, जो हिरोहितो है वहाँ के लीडर, उनके लीडरशिप के अंदर मिलिट्रिज्म, इंपीरियलिज्म ग्रो कर रहा था, और फाइनली जो है जापान ने चाइना की इस टेरिटरी को फोर्सफुली अपने अंदर अक्वायर्ड करने या अपना जो अग्रेशन है वो दिखा के अपने यहाँ पे सत्ता जो है सोवरेनिटी को स्टेब्लिश करने का सोचा। तो इसलिए जापान ने यहाँ पे चाइना के मंचूरिया पे अटैक करके साउथ ईस्ट एशियन के जो साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरीज है, जो पूरा ये पोर्शन है साउथ ईस्ट एशिया का, उसके ऊपर अग्रेशन करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सभी आते हैं, इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया है, सिंगापुर है, मतलब मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। तो ये सब क्या हुआ करते थे उस समय, जो अलाइज पावर है इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी। लाइक इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, फिलीपींस जो है वो यूएस की कॉलोनी थी, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो मलाय प्रोविंस है, मलाय जो आइलैंड है, वो फ्रांस और अपने ये ब्रिटेन की यहाँ पे कॉलोनीज हुआ करती। तो ऐसे हियर एंड देयर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन अलाइज पावर की कॉलोनीज थी, और जापान जो है इन कॉलोनीज को अक्वायर करके बेसिकली चैलेंज पोज कर रहा था टू दिस अलाइज पावर, ठीक है। फिलीपींस के ऊपर अटैक करके उसने यूएस को चैलेंज पोज किया। इवन यूएस के जो पर्ल हार्बर वाला जो एरिया था जहाँ पे उसका मिलिट्री बेस था हवाईयन आइलैंड पे, वहां पे अटैक करके यूएस को खुली चुनौती दे दी। तब यूएसएसआर जो है, सॉरी यूएस जो है, यूएसए, वो यहाँ पे वॉर के अंदर इंडल्ज होता है। देन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना के मंचूरिया प्रोविंस के ऊपर अटैक करके जापान ने वर्ल्ड वॉर इस तरफ ईस्ट के अंदर शुरू कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इनका वॉर अब किन के खिलाफ है जापान का, अगर एक तरीके से देखे तो ब्रिटेन के खिलाफ है ना। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी ज्यादा है, तो ब्रिटेन के खिलाफ है, फ्रांस के खिलाफ है। फ्रांस के खिलाफ है तो ऑटोमेटिकली वो किसके खिलाफ है, ब्रिटेन के, बिकॉज फ्रांस जो है वो ब्रिटेन का यहाँ पे अलाई है। देन यहाँ पे फिलीपींस के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये किसका है, यूएस का है, तो यूएस को भी चुनौती दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये अलाइज पावर को यहाँ पे चुनौती दे रहा है, ठीक है। तो यहीं से शुरू होती है इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन, कि जब ये वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने, एज वी नो कि जो इंडिया है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इंडियन सोल्जर्स ने भी ब्रिटेन के तरफ से फाइट की है, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स जो है वो ब्रिटेन की तरफ से फाइट करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन इंडियन सोल्जर्स को हियर एंड देयर डिप्लॉय किया गया था, यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर भी, और जापान के खिलाफ भी डिप्लॉय किया, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके ट्रूप्स को हियर एंड देयर डिप्लॉय किया था अगेंस्ट दिस एक्सिस पावर। तो जब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जापान ने जब फिलीपींस, मलय प्रोविंस, इंडोनेशिया, रंगून जो ये वियतनाम वाला जो एरिया है पूरा, ये रंगून को भी यहाँ पे कॉन्कर्ड कर लिया, ठीक है। रंगून के रास्ते ये यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आ जाता है रंगून वगैरह, है ना। ये तो इंडिया हो गया, फिर यहाँ पे ये पूरा बांग्लादेश, और ये फिर रंगून बेसिकली थाईलैंड वाला वो जो एरिया है। तो ये इस रास्ते होते हुए कहाँ आना चाह रहे थे, एंट्री करना चाह रहा था जापान, अपनी मिलिट्री को कहाँ एंट्री करवाना चाह रहा था, इंडिया के अंदर, और इंडिया से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करके अपनी सत्ता को स्टेब्लिश करना चाहता था यहाँ पे। तो बेसिकली अगर क्या होता, अगर ये जापान ये चीज करने में सक्सेसफुल हो जाता, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रिटिश ओवरथ्रो किए जाते वैसे ही यहाँ पे जापान का शासन हो जाता। तो इंडिया एक तरह से एक पावर की कॉलोनी से छूटकर दूसरे पावर की कॉलोनी में तब्दील हो जाता। तो इस तरह से ये सिनेरियो होता। तो जो इंडियन सोल्जर्स साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यहाँ पे लड़ने गए थे, और ये जापान के द्वारा हरा दिए गए इंडियन ट्रूप्स को, जो ब्रिटिश बेसिकली जो है ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे ना, तो इंडियन ट्रूप्स को, या ब्रिटिश आर्मी कह देंगे, ब्रिटिश आर्मी को जब यहाँ पे जापान ने हरा दिया तो उनको कैप्चर किया, उन सारे जो सोल्जर्स थे उनको कैप्चर कर लिया। तो वो क्या कहलाए यहाँ पे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर,
प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो उनको कैप्चर करके प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया। अब यहाँ पे रोल आता है कि जापान जो है इस प्रिजनर ऑफ वॉर को क्या करेगा, रखेगा या फिर इनकी मैन पावर को यूटिलाइज करेगा। तो उसने टैक्टिक्स के लिए और इन सभी को, जो भी ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे, वो बेसिकली उनको पता था जापान को कि भारत के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीज चल रही है, और जितने भी इंडियन सोल्जर्स है, इवन इंडियन जो लोग हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा, नेशनलिस्ट स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका यूटिलाइजेशन जो है जापान एलाइज पावर के अगेंस्ट करना चाह रहा था, यानी ब्रिटेन के अगेंस्ट करना चाह रहा था। तो इन सब वॉर प्रिजनर्स को इसने क्या किया, अपनी ही आर्मी के अंदर तब्दील कर दिया, अपनी कमांड के ऊपर फिर इनको इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार किया। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल आर्मी का, कि जो वॉर प्रिजनर्स बनाए गए थे जापान के द्वारा, जापान को भी पता था कि इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन अब की टाइम में क्या चल रही है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि वहां से ब्रिटिश जो इंडियंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, और क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाए और ब्रिटेन को ओवरथ्रो करके हम वहां पे अपनी सत्ता एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, और उनको फोर्स के दम पे इंडिया को वापस अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो क्या करें, इन इंडियंस को इनके खिलाफ ही, यानी कि इस मैन पावर को इंडिया के अंदर से ब्रिटिश पावर को ओवरथ्रो करने के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो प्लस जापान की आर्मी और ये जो वॉर प्रिजनर्स होंगे तो मैन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके आगे जो ब्रिटिश ट्रूप्स है वो कम पड़ जाएंगे। तो ये सोचना था जापान का। तो इस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है एक कोलैबोरेनिस्ट आर्म्ड यूनिट है इंडियन कोलैबोरेटर से, यानी कि जो इंडियन कोलैबोरेटर्स थे उन्होंने, जैसे वॉर प्रिजनर्स हैं, इन्होंने मिलके ये बनाई, और दे वर फॉट अंडर द कमांड ऑफ जापानीज एम्पायर। तो पता चल गया जापानीज एम्पायर के कमांड में क्यों लड़ रहे थे। कमांड इनको सुभाष चंद्र बोस देना चाहिए था, आपके दिमाग में ये आ रहा था नहीं, अर्ली फेज के अंदर जब इंडियन नेशनल आर्मी का जस्ट फॉर्मेशन ही हुआ था, तब ये जापान की कमांड के ऊपर यहाँ पे लड़ रहे थे। ठीक है, बेसिकली ये आगे बढ़ रहे थे, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से ये होते हुए इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। रंगून, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको कॉन्कर करते हुए ये अंडमान आइलैंड को भी कॉन्कर कर दिया था। फिर इन्होंने अंडमान आइलैंड को कॉन्कर करके विशाखापट्टनम और जो कोकिनाडा जो सी कोस्ट है उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी थी। तब यहाँ पे इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गया था। और रंगून के रास्ते होते हुए ऊपर से वहां पे रंगून के रास्ते हुए आते अंदर इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी। तो देखेंगे हम किस तरह से आगे बढ़ती है वगैरह। तो यहाँ पे इट वॉज फाउंडेड बाय मोहन सिंह। अर्लियर इट वॉज फाउंडेड, जब इन वॉर प्रिजनर को इकट्ठा करके जापान ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया के अगेंस्ट खड़ा किया, तो वो था सबसे पहले मोहन सिंह की लीडरशिप के अंदर। तो मोहन सिंह जो थे इन वॉर प्रिजनर्स के अंदर से एक सोल्जर थे, इंडियन सोल्जर, दैट इज मोहन सिंह। और मोहन सिंह ने यहाँ पे जापानीज से नेगोशिएट करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके इस इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया था। मोहन सिंह ने कह दिया था कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हमें यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया है, हम लड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हम यहाँ पे ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी है, उनकी कमांड हमें फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, और हमें और भी इकोनॉमिक रीजंस होते हैं। तो लेकिन हम दिल से ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। तो जापान ने कहा कि ठीक है, अगर आप ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रहे हो तो फिर आप हमारी तरफ से लड़ो, हम आपकी हेल्प करेंगे आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए, और ब्रिटेन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से ओवरथ्रो करने के लिए। तो इस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन होता है। तो ऑन सितंबर 1942 को इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इट वॉज इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय मोहन सिंह। ठीक है, तो ये आप याद रखना है यहाँ पे। तो मोहन सिंह सितंबर 1942। हमें पता है क्विट इंडिया मूवमेंट भी यहाँ पे लॉन्च हो चुका था, तो ये मीनवाइल सब चल रहा था। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हो चुका था, और सितंबर के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन भी हो चुका था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था। ये सब सिनेरियो पैरेलल चल रहे थे, और इसी तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी बन रही थी। तो मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, मैंने बताया किस तरह से वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने, ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वॉर ऑफ प्रिजनर्स थे,
जापान के पास, है ना, जो जापान के द्वारा कैप्चर की गई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने गए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ट्रूप्स, और वो यहाँ पे हार जाते हैं तो जापान उन सबको कैप्चर कर लेता है इन मलय कैंपेन एट सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर ये आर्मी जो है लड़ रही थी, ये इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे ब्रिटिश साइड से, और जब सिंगापुर का फॉल होता है, फॉल ऑफ सिंगापुर, यानी जापान जो है वो सिंगापुर के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर देता है, तब यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जापान, या वी कैन से इट वाज अ निगोशिएशन, है ना, कोलैबोरेशन, कि ठीक है हम आपके साथ लड़ते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारी मदद कीजिए। लेकिन आप यहाँ पे देखो जापान जो है खुद इंपीरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे मिलिटरिज्म और इंपीरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो ये हमारी क्या सच में नेशनल स्पिरिट को सपोर्ट करता, हमारे नेशनल गोल्स को अचीव करने में क्या हमारी हेल्प करता? ये सारी चीजें एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से सिंगापुर के अंदर 8 सितंबर 1942 के अंदर मोहन सिंह की लीडरशिप में इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जापान। फर्स्ट जो आईएनए, इसको फर्स्ट आईएनए कहेंगे, ठीक है, जो मोहन सिंह के लीडरशिप के अंदर फाउंडेड की गई थी, फॉर्मेशन हुआ था, और ये फर्स्ट आईएनए जो है इनको हैंड ओवर कर दिया था रास बिहारी बोस और मोहन सिंह को, ठीक है। रास बिहारी बोस और मोहन सिंह की कॉमन लीडरशिप के थ्रू ये जापानीज आर्मी के कमांड पे लड़ रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये कोलैप्स हो जाती है एंड आल्सो वाज डिसबैंडेड in December that year after the differences between its leadership and the Japanese military over its role in Japan's war in Asia, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जो कॉमन लीडरशिप कर रहे थे आईएनए की, उनके बीच में और जापानीज मिलिट्री के बीच में जो है कुछ डिफरेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं ऑन द ओवर द रोल इन द जापान वॉर इन एशिया। तो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस अराइज होने की वजह से इस जो फर्स्ट आईएनए है इसको कोलैप्स हो जाती है और इसको डिसबैंड भी कर दिया जाता है। लेकिन स्टिल वो वॉर ऑफ प्रिजनर जो थे वो नेशनलिस्ट स्पिरिट से भरे हुए थे और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ऑन एग्जाइल पे थे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से फर्स्ट आईएनए जो है उसका फॉर्मेशन भी हो जाता है, लेकिन जापान की मिलिट्री और मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों के बीच में यहाँ पे लीडरशिप को लेके या रोल इन जापान वॉर इन एशिया के ऊपर लेके डिफरेंसेस अराइज होने की वजह से ये कोलैप्स भी हो जाती है, उसको डिसबैंड भी कर दिया जाता है। सितंबर के अंदर ये फाउंडेड की जाती है, लेकिन दिसंबर के अंदर इसको डिसबैंड कर दिया जाता है जापान के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आईएनए जो है रही नहीं, बेसिकली कहे तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह के लीडरशिप के अंदर ये अभी नहीं है, वर्क नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे क्या होता है साइमल्टेनियसली, जो अगर देखें हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक तो 1939 में हो चुका था। अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कैसे आती है, जो होगा हमारा सेकेंड आईएनए, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री ऐसे होती है कि जब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था, उससे पहले 1938 के अंदर हरिपुरा के अंदर कांग्रेस सेशन होता है। वहां से गांधी और सुभाष के बीच में डिफरेंसेस अराइज होना शुरू हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे रेडिकल्स मीन्स को यूज करने का कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली देखो तो जवाहरलाल नेहरू के बाद से जो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप है वो सोशलिस्ट लीडर्स के हाथों में आ रही थी, जो यंग जनरेशन थी उनके हाथों में आ रही थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, तो ये न्यू जनरेशन थे लीडरशिप की, तो उनके हाथों में आ रही थी। एंड दे वर लाइक, सुभाष चंद्र बोस तो बहुत ज्यादा थे कि जवाहरलाल नेहरू फिर भी गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स है उनको अवॉइड करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा रेडिकल मीन्स को यूज करना चाहते थे टू ओवरथ्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द इंडिया। तो इस वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के अंदर डिफरेंसेस अराइज हो रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे ओवरथ्रो करना है। गांधी जी चाहते थे पीसफुल मीन के थ्रू हो, और ऐसा कभी भी इंडिया में ना, मतलब इंडियन हिस्ट्री में ऐसा ना कहा जाए कि हमने वायलेंस के बेस पे इस फ्रीडम को हासिल किया है, ठीक है। तो वायलेंस के बेस पे अगर किया होगा तो आगे भी जाके ये वायलेंस को ही प्रमोट करेगा, और हम कभी भी इंडिया की एक प्योर जो इमेज है वो
प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें लोग ये कहेंगे कि तुमने तो खुद भी तो वायलेंस यूज की थी, तो आप शांति का पैगाम कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कंप्लीटली रेडिकल मीन्स यूज करना चाहते थे, मिलिट्री एक्शन यूज करना चाहते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये डिफरेंस अराइज हो जाता है हरिपुरा सेशन के अंदर। देन फिर 1939 के अंदर अगेन त्रिपुरी सेशन आता है, और त्रिपुरी सेशन जो है उसके अंदर अगेन सुभाष चंद्र बोस जो है वो री इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और लेकिन उनको यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है ड्यू टू द प्रोटेस्ट ऑफ गांधी जी। ठीक है, इनको रिजाइन करना पड़ता है, और गांधी जी इस वजह से प्रोटेस्ट करते हैं कि वो कांग्रेस की लीडरशिप जो है, कांग्रेस एक नेशनल प्लेटफॉर्म था, पान इंडिया प्लेटफॉर्म था, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई रेडिकल मीन्स को यूज करने वाला यहाँ पे लीडर बने। अगर ऐसा लीडर बनता है तो आगे फिर ये रेडिकल मीन्स यूज किए जाएंगे टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट या टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट और टू अचीव द गोल ऑफ फ्रीडम या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो एम है वो अचीव करने के लिए। लेकिन रेडिकल्स मीन्स जैसे यूज करेंगे तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसकी दिशा ही कुछ और हो जाएगी, और इसका जो आगे जाके अंत है, एंड है, वो भी कुछ अलग ही हो जाएगा। हो सकता है कि ये इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस कर दिया जाए इफ वी विल यूज द रेडिकल मीन्स। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। ठीक है, गांधी जी की तरफ से यहाँ पे जो कैंडिडेटशिप थी वो थी पट्टाभी सीतारमैया का। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को बनाओ और सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करने को कहो। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस से सिंपैथी रखते हैं, और ऑब्वियसली ये हमारे बहुत एक बेहतरीन लीडर थे। ठीक है, उस समय इस तरह की फोरसाइटनेस रखना और जर्मनी और रशिया की हेल्प से इंडियन नेशनल आर्मी को खड़ी करना इज वेरी लाइक टफ टास्क है ना। जब आप ऑब्वियस आपको पता है कि ब्रिटिश जो सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट है और आपके ढूंढने के लिए पीछे पड़ा हुआ है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जान का इनको खतरा होते हुए भी फिर भी इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। तो देखते हैं यहाँ पे, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे और 1938 के हरिपुरा सेशन में गांधी और सुभाष के अंदर डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। 1939 में ये डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फाइनली जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे रिजाइन करते हैं तो रिजाइन करने के साथ ही इन्होंने क्या इस्टेब्लिश की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या इस्टेब्लिश कर दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो इनकी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी थी। और ये जो है बेसिकली जो कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को या लेफ्ट विंग सेक्शन जो है उसको मोबिलाइज करने का काम करने वाली थी। ठीक है, तो इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन होता है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने पूरे इंडिया का यहाँ पे टूर किया, वर्ल्ड विंड टूर किया, एंड एनकरेज पीपल टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, फॉर दैट ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों हुई समझ में आ गया आपको। त्रिपुरी सेशन से रिजाइन किया और इन्होंने अपने अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जो बेसिकली लेफ्ट विंग के सेक्शन को मोबिलाइज करने का काम कर रही थी पूरे भारत के अंदर, और उनको ये इन चीज के लिए एनकरेज कर रही थी कि लोगों को इस पार्टी के थ्रू, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये लोगों को इस तरह से एनकरेज कर रहा था कि तुम ब्रिटिश को इस कंट्री से भगा दो, खदेड़ दो। उसके लिए चाहे कोई भी मीन्स यूज करना पड़े, चाहे मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े या रेडिकल मीन्स यूज लेने पड़े। तो इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस की तरफ से। अब जैसे ये फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पे फाउंडेशन होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ जाती है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज फॉरवर्ड ब्लॉक अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर कि इस तरह की कोई भी जो पावर है वो अपना हेड राइज करे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस वॉर के टाइम पे सीरियस चैलेंज पोज करे, उनकी अथॉरिटी को सीरियस चैलेंज पोज करे। और बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सीरियस चैलेंज ही पोज करने वाला था। तो जैसे ही यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट होता है सुभाष चंद्र बोस की तरफ से, इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर निकल जाते हैं। तो देखते हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है यहाँ पे।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 के अंदर फाउंड किया जाता है आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे री इलेक्ट होने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी की प्रोटेस्ट की वजह से रिजाइन करना पड़ता है और गांधी जी का जो कैंडिडेट है पट्टाभी सीतारमैया वो बनते हैं कांग्रेस के लीडरशिप, नहीं सॉरी वो बनते नहीं है, उनको सुभाष चंद्र बोस की जगह पे गांधी जी जो है वो पट्टाभी सीतारमैया का बनाना चाहते थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को बहुत अच्छे से सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट किया, अच्छे खासे वोट से डिफीट किया और री इलेक्ट हो गए सुभाष चंद्र बोस अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। लेकिन उनको गांधी जी की प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा। फिर उनके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पार्टी है इन इंडिया। इट एमर्ज एज अ फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939 एंड लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से पहले या फिर वी कैन से त्रिपुरी सेशन के बाद से ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो बेसिकली लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। इट फॉर्म ऑन May 3rd, 1939 इन माकुर उन्नाव यूपी प्रोविंस। और क्यों हुई थी? बिकॉज आफ्टर गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस हु वाज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन बाय डिफीटिंग पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पे पट्टाभी जो सीतारमैया है वो गांधी जी की तरफ से सपोर्टेड थे, यानी गांधी जी के कैंडिडेट थे। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ना कि सुभाष चंद्र बोस बने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ये वगैरह है ना, डेट वगैरह पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी सेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने किनको डिफीट करके प्रेसिडेंटशिप हासिल की थी या प्रेसिडेंटशिप में री इलेक्ट हुए थे, तो वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन गांधी जी के प्रोटेस्ट के बाद उनको प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करना पड़ा। बोस रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप एंड फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, एम्ड एट रियली ऑल द लेफ्ट विंग section within the Congress and develop alternative leadership within the Indian National Congress. Then July 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द कमिटी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्टैब्लिशमेंट हो गई जो पॉलिटिकल पार्टी थी एज अ फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जैसे कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी जो हर एक डिसीजन और रिजोल्यूशन पास करती थी, वैसे इस पार्टी के विद इन भी कमेटी थी जो आगे जाके सब डिसीजन मेकिंग करने वाली थी। तो इस कमेटी के प्रेसिडेंट बनते हैं अगेन सुभाष चंद्र बोस और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एसएस कविशर। तो एसएस कविशर इस कमेटी के कमेटी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। देन इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है फॉरवर्ड ब्लॉक की इन जून 1940 के अंदर। ठीक है, तो 1939 के अंदर जुलाई में कमेटी बन गई। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन जून के अंदर 1940 के अंदर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है फॉरवर्ड ब्लॉक की इन नागपुर। तो नागपुर रीजन के अंदर फर्स्ट इसकी कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है और इस कॉन्फ्रेंस ने ये रिजोल्यूशन पास किया जिसका टाइटल था ऑल पावर टू इंडियन पीपल्स। यानी बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड विड्रॉ इमीडिएटली एंड पावर शुड बी ट्रांसफर टू इंडियन पीपल। तो ये रिजोल्यूशन पास होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजरों में ये फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाती है, बेसिकली इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये रिजोल्यूशन पास होता है जिसका टाइटल होता है ऑल पावर टू इंडियन पीपल एंड अर्जिंग मिलिटेंट एक्शन फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और इस रिजोल्यूशन के पास होने के साथ ही लोगों से ये अर्ज किया जाता है, या बेसिकली जो नेशनलिस्ट है उनसे ये अर्ज किया जाता है कि वो मिलिट्री एक्शन परफॉर्म करे फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो मिलिट्री एक्शन को प्रमोट किया जा रहा था बाय सुभाष चंद्र बोस और इसको गवर्नमेंट ने एक सीरियस चैलेंज के रूप में कंसिडर किया और इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो देखते हैं अरेस्ट एंड एग्जाइल ऑफ बोस कि फॉरवर्ड ब्लॉक के इस रिजोल्यूशन के पास होते ही ब्रिटिश इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो सून देयर आफ्टर ऑन 2 जुलाई बोस वाज अरेस्टेड। जून के अंदर रिजोल्यूशन पास होता है और 2 जुलाई को बोस वाज अरेस्टेड एंड डिटेन इन प्रेसिडेंसी जेल इन कलकत्ता। तो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल के अंदर इनको अरेस्ट करके रखा जाता है। बट
on 26th January 1941 he managed to escape from house arrest and disappeared. वो ब्रिटिश लोगों की इस कैद से या इस जेल से अपने आप को एस्केप करने में या बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है और वहां से ये डिसअपियर्ड हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये थोड़ी सी देखो डेट भी मिलती जुलती है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है और इसी दिन बोस जो है वो ब्रिटिश लोगों के इस जेल से आजाद भी हुए थे। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखने का तरीका है। तो वहां से डिसअपियर होके ये क्या गए, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पहले पहुंचे रशिया, और रशिया में जो स्टालिन के नेतृत्व के अंदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उनसे हेल्प मांगते हैं टू ओवरथ्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, लेकिन रशिया उस समय इनकी हेल्प करने से मना कर देता है बिकॉज रशिया इस समय जो है ब्रिटिश के साथ अलाई बने हुए थे। ठीक है, ब्रिटेन का अलाइज था इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिनेरियो के अंदर। तो अब सुभाष चंद्र बोस रशिया क्यों गए कि देखो रशिया के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो रशिया के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सुभाष चंद्र बोस भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे। तो उनको लगा कि वो उनसे सिंपैथी रखेंगे और जो स्टालिन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है रशिया यूएसएसआर जो है वो इनकी हेल्प करेगा। दो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेसी जैसी चीजों के अगेंस्ट होती है। ठीक है, उनका पूरा सिस्टम इस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सिनेरियो और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी यूएसएसआर को ब्रिटिश का साथ देना पड़ रहा था बिकॉज यहाँ पे जर्मनी जो है ना वो भारी पड़ रहा था। जर्मनी ने पहले तो यूएसएसआर के साथ नॉन अग्रेशन का पैक्ट साइन करके वर्ल्ड वॉर सेकेंड लॉन्च कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटेन एंड फ्रांस, लेकिन बाद में जर्मनी के मंसूबे और बढ़ते हैं और जर्मनी ने सोचा कि इसने लगभग 1939 और 1942 के बीच में जर्मनी बहुत ज्यादा ताकतवर और उसने पूरे रिसोर्सेज झोंक दिए थे अपने इन ब्रिटेन एंड फ्रांस के अगेंस्ट। तो यहाँ पे इसकी विन विन सिचुएशन हो रही थी जर्मनी की, लेकिन जर्मनी की जब और ज्यादा एम्बिशियस बढ़ने लगे और हिटलर ने सोचा कि अब ब्रिटिश और फ्रांस को भी यहाँ पे हराने को ही है ऑलमोस्ट ऑल, तो क्यों ना हम रशिया की तरफ भी बढ़े। और ये इसकी सबसे भारी गलती हुई थी बिकॉज रशिया की तरफ इसके बढ़ने का ये कारण था कि जर्मनी का पहले जो ये पोलैंड एरिया और जो चेकोस्लोवाकिया है ना, ये जो पूरे एरिया था उस पर कब्जा करना चाहता था बिकॉज ये थोड़े से इंडस्ट्रियल रीजन भी थे और यहाँ से तेल वगैरह जो मिनरल रिसोर्सेज है वो भी ज्यादा थे, मतलब रिच था रिसोर्सेज के मामले में। तो जर्मनी इस तरफ से ये जो पोलैंड का एरिया है और रशिया का जो ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन है वो मतलब अक्वायर्ड करना चाहता था। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत अच्छा सीरियस चैलेंज पोज करने के बाद जर्मनी जो है वो रशिया की तरफ बढ़ता है और रशिया के ऊपर अटैक कर देता है 1900 मतलब 42 के बीच में। तो जब ये रशिया के ऊपर अटैक करता है ना तो ये सबसे भारी गलती हो जाती है जर्मनी की, और जर्मनी जो अब रशिया जो है वो जर्मनी को यहाँ पे वापस री अटैक करता है और इस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड आगे बढ़ता है और जर्मनी अब टू फ्रंट वॉर लड़ने लगा था। और अब वॉर जो है लड़ते लड़ते करीब 3-4 साल हो चुके थे वॉर को लड़ते लड़ते, और जर्मनी के रिसोर्सेज भी अब खत्म हो रहे थे बिकॉज जर्मनी ने अपने ऑलमोस्ट सारे जो रिसोर्सेज थे वो फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस को हराने में लगा दिए थे। और जब इसका काउंटर अटैक रशिया की तरफ से आया तब टू फ्रंट वॉर होने की वजह से जर्मनी की स्थिति जो है वो भारी पड़ने लगी। जर्मनी को ये जो टू फ्रंट वॉर है ये भारी पड़ने लगा और स्थिति जो है वो खराब होने लगी। और ज्यादा जब चीजें और ज्यादा इसके खिलाफ तब हो गई जब यूएसए ने यहाँ पे वॉर के अंदर एंट्री ली और बिकॉज जापान ने इसको प्रोवोक किया पर्ल हार्बर पे अटैक करके। तो यूएसए का जैसे ही एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर के अंदर सेकेंड के अंदर वैसे पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। यूएस ने फिर यहाँ पे जापान को रोकने के लिए इसके 2 बड़े बड़े शहरों पे एटम बम का हमला किया, वो हमें पता ही है। तब यहाँ पे जापान का फॉल हुआ, फिर यहाँ पे इटली को भी हरा दिया गया और देन यहाँ पे फिर जर्मनी को घेरा गया। इस तरफ से रशिया ने घेरा, इस तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन और यूएस की कंबाइंड सेना ने घेरा।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये नतीजा निकला कि जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें पता है कि रशिया ने ईस्ट वाला जो रीजन है वो अपने कब्जे में ले लिया जर्मनी का। जर्मनी के बेसिकली 2 टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, और जो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस की जो कंबाइंड फोर्सेस थी, उन्होंने यहाँ पे वेस्ट वाले पोर्शन पे कब्जा कर लिया। तो जर्मनी अब 2 भागों में बढ़ चुका था। इस तरफ जो है वो सोवियत यूनियन की साइड से इसके ऊपर कंट्रोल था, और इस तरफ से इन कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे उनके कब्जा था। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद होता है कोल्ड वर्ल्ड वॉर। सॉरी, कोल्ड वर्ल्ड वॉर क्या, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर तब शुरू हो जाता है जब ये यहाँ पे एक बीच में बर्लिन की जो वॉल है वो खींच दी जाती है, और इस तरफ का हिस्सा जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर, और ये वाला जो हिस्सा है ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, बिकॉज दीज ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस दीज आर द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म, एंड इस तरफ यूएसएसआर जो है वो यहाँ पे कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। तो इस वाले जो रीजन है, बाद में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फेल होने लगी, इनका जो ये मॉडल था कम्युनिज्म के अंदर की कंप्लीट जो है लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, लोगों की गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए प्रोडक्शन मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो धीरे धीरे क्या होता था यहाँ पे कि लोग जो है वो यहाँ पे बेरोजगार होने लगे, गरीबी छाने लगी, बिकॉज यहाँ पे सरप्लस क्रिएट ही नहीं हो रहा था। सरप्लस क्रिएट क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज कम्युनिज्म की क्या है कि जितनी नेसेसिटी है उतना प्रोडक्शन हो, और उतना प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली ये देश की इकोनॉमी के अंदर सरप्लस क्रिएट ही नहीं होगा। सरप्लस क्रिएट नहीं होगा तो वो वापस री इन्वेस्ट नहीं होगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो न्यू लाइवलीहुड के रिसोर्सेज है वो कहाँ से जनरेट होंगे। तो इस तरह से लेटर स्टेज के अंदर कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो फेल होने लगी, और इस साइड का जो रीजन है जर्मनी का ईस्ट जो यूएसएसआर के कंट्रोल में है वो बिल्कुल बेरोजगार होने लगे, भूखमरी छाने लगी। तो इस तरफ से लोग जो ये बर्लिन की दीवार है फान फान के इस तरफ जाने लगे जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, यानी जो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर के कंबाइंड फोर्सेस के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे ये ऐसा पूरी एक दीवार खींच दी गई थी। ठीक है, और यहाँ से ही कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाता है कि यूएसएसआर जो है अपने आप को एज अ वर्ल्ड पावर स्टेब्लिश करना चाह रहा था, यहाँ पे यूएस जो है अपने आप को वर्ल्ड पावर स्टेब्लिश करना चाह रहा था। तो बेसिकली अब जो इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो स्थिति बनती है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस स्टार्ट होता है, और वही होता है कोल्ड वॉर। ठीक है, यूएस जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, यूएसएसआर जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है, और ये दोनों जो है बाद में अपने आप को वर्ल्ड पावर स्टेब्लिश करने के लिए जगह जगह लड़े। ठीक है, वियतनाम वॉर हमें पता है, यहाँ पे ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, वहां पे आप करना। वियतनाम वॉर है, कोरिया के अंदर लड़े, जो आज भी रिजल्ट है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कितना डिफरेंस है, दोनों ही पास पास के नेशन है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में रहा, और साउथ कोरिया जो है वो यूएसएसआर ने फ्री करवाया फ्रॉम द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाला है। वियतनाम भी इसी तरह से चपेट में आया, वियतनाम भी, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम भी इसी तरह से लड़े, फिर उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो ये दोनों फिर बाद में लड़ते रहे, वो था कोल्ड वॉर। बेसिकली यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया था, बस आइडियोलॉजिकली ये वहां की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकली सपोर्ट हो रहा था, और यही कोल्ड वॉर था। और कोल्ड वॉर का अंत तब होता है जब ये बर्लिन की जो ये वॉल है ये गिरा दी जाती है 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है, वर्ल्ड वॉर के हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये सारा सिनेरियो था कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर स्टालिन से ये एक्सपेक्टेशन रखी कि वो उनकी आइडियोलॉजी को मानेंगे, यानी वो जो आइडियोलॉजी सोशलिस्ट और कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं तो उसके बेस पे उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन स्टालिन ने यहाँ पे मना कर दिया, उनकी कोई हेल्प नहीं की। तो हार खा के सुभाष चंद्र बोस को अब जाना पड़ा। उनको पता चल गया कि रशिया जो है अब ये अलाई बना हुआ है ब्रिटेन का, तो ये तो हमारी हेल्प करने से, अब ब्रिटिश के खिलाफ वो नेशन हमारी हेल्प करेगा जो अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इनके अगेंस्ट लड़ रहा है। तो वो कौन था? जर्मनी। तो रशिया से फिर वो सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? जर्मनी में हिटलर के पास गए, और हिटलर के पास जाके मदद मांगी, और बेसिकली हिटलर ने उनको यहाँ पे सपोर्ट किया, और हिटलर ने उनको एक शिप के थ्रू भेज दिया जापान। ठीक है, जापान भी जर्मनी का एक्सिस पावर के साथ अलाई था, तो जापान में जाके फिर
सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को वापस रीऑर्गेनाइज किया और उसको अपनी कमांड दी, यानी अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करवाई। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड आईएनए जो है वो एमर्ज होती है। तो सुभाष चंद्र बोस रीच रशिया बट डिड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द स्टालिन गवर्नमेंट एंड देन ही वेंट टू जर्मनी हिटलर के पास एंड ही रीच जापान। ठीक है, फाइनली हिटलर से मिलके उन्होंने किस तरफ का रुख किया, जापान की तरफ रुख किया कि जापान इस तरफ में आपको हेल्प करेगा, बिकॉज हिटलर का ये कहना था कि हम इस तरफ से आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंडिया जो है यहाँ जर्मनी से बहुत ज्यादा दूर है, आपके पास जो है वो जापान है और जापान हमारा एक्सिस पावर है, हमारे साथ लड़ रहा है, वो आपकी हेल्प करेगा टू गेन टू अचीव योर गोल दैट इज ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम योर टेरिटरी। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस पावर का भी यही था कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो ये एक तरह का इनके सेंटिमेंट जो है वो जुड़ जाता है। तो ये यहाँ से जर्मनी से चले गए कहाँ, जापान, और जापान की हेल्प के थ्रू आईएनए को वापस रीऑर्गेनाइज किया, जो डिसबैंड कर दी गई थी उसको रीऑर्गेनाइज करके फिर आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। और इस समय तक आते आते जो है सुभाष चंद्र बोस काफी फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए और उनको नेताजी कह के बुलाया जाता था, और उन्होंने फिर आजाद हिंद फौज का गठन किया और it was consisted those soldiers which were forcefully recruited by the British and were sent on the fronts। ठीक है, तो वही prisoner of war और या फिर वो ऐसे सोल्जर्स जो अपने मन से नहीं लड़ रहे थे उनको फोर्सफुली रिक्रूट करके फ्रंट्स पे लड़ने के लिए भेजा गया। उन सभी सोल्जर्स को इन्होंने इकट्ठा किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने इन सोल्जर्स को ट्रेन किया, आईएनए के इन सोल्जर्स को ऑन मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स। ठीक है, मॉडर्न मिलिट्री वेपन के साथ इनको ट्रेन किया और उन्होंने खुद को भी ट्रेन किया इन चीजों के अंदर। ठीक है, वॉरफेयर के अंदर और किस तरह से स्ट्रेटेजी वगैरह वॉर की बनानी है, इन चीजों में खुद को भी ट्रेन किया, मिलिट्री ट्रेनिंग ली इन्होंने भी। और देन वो जापान से कहाँ आ गए, सिंगापुर में आ गए, बिकॉज सिंगापुर अब जापान के द्वारा कैप्चर किया जा चुका था और सिंगापुर जो था वो किनके कंट्रोल में था, जापान के कंट्रोल में। तो जर्मनी से जापान पहुंचे, जापान में उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की गई और उनके बेस पे उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और वो सिंगापुर आते हैं। और सिंगापुर के अंदर ही सारे, मैंने बताया था कि वो जो पहले वाले वॉर प्रिजनर्स थे वो वहां पे ही रह रहे थे, एग्जाइल पे ही थे। ठीक, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने का मोर्चा बांध लिया था, इस वजह से तो वो वापस लौट के भारत नहीं जा सकते थे, तो वो सिंगापुर में ही थे। और अब नेताजी के आने के साथ ही उनको एक न्यू लीडरशिप मिल जाती है। और जो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस की तरफ से किया गया था उनको मेनी नेशंस ने रिकग्नाइज भी किया, जैसे जर्मनी, जापान वगैरह जो एक्सिस पावर थी और उनके जो अलाइज थे उनके द्वारा रिकग्निशन भी इसको मिला। देन इन 1943 के अंदर ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड द यूएसए एंड मेड हिज हेडक्वार्टर इन बर्मा। बर्मा के अंदर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज ने, सुभाष चंद्र बोस ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया, हेडक्वार्टर वहां पे स्टैब्लिश कर दिया और इन्होंने 1943 के अंदर इंग्लैंड और यूएसए के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यानी बेसिकली जापान को असिस्ट करने लगे इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब देखते हैं कि आईएनए का स्ट्रक्चर क्या था। तो आईएनए वाज स्ट्रक्चर इनटू 3 ब्रिगेड्स। ठीक है, गांधी, आजाद और नेहरू। तो इस तरह से ये 3 ब्रिगेड थी इनकी। और एट इट्स पीक स्ट्रेंथ आईएनए हैड अराउंड 60,000 ट्रूप्स। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग रानी झांसी रेजिमेंट। इसके अंदर जो आईएनए है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसके अंदर एक अलग से रेजिमेंट थी जो बेसिकली वुमेन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती थी, और रानी झांसी रेजिमेंट, जिसके अंदर ऑल वुमेन सोल्जर्स वर कंप्राइजिंग, हेडेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और इसकी जो हेड थी इस रेजिमेंट की, रानी झांसी रेजिमेंट की, वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये नाम सब आप याद रखना यहाँ पे। तो 1943 में वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इन 1944 में ही वांटेड टू क्रॉस द इंडो बर्मीज बॉर्डर, यानी कि ये इंडिया है और ये यहाँ पे बर्मा है, नागालैंड के उस तरफ। तो बर्मा से होते हुए ये किस तरफ एंटर कर रहे थे, इंडिया के अंदर, है ना, आसाम वगैरह वाला रीजन। तो इंडो बर्मीज बॉर्डर को यहाँ पे ये क्रॉस करना चाह रहे थे एंड फ्री आसाम को भी, है ना, आसाम भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फ्री हो चुका था। ठीक है, मतलब अलग से वो प्रिंसली स्टेट जैसा सिस्टम था उसका। तो यहाँ पे आसाम से होते हुए ये भारत के अंदर एंटर करना चाह रहे थे, दिल्ली की तरफ बेसिकली
बढ़ रहे थे, दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। तो विद दिस पर्पस उन्होंने इम्फाल को, जो मणिपुर के अंदर इम्फाल है, उसको भी सीज किया, और सीज करने के बाद ही प्लान टू मार्च दिल्ली बाय डिक्लेयरिंग दिल्ली चलो मार्च। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा देते हुए इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया, इस नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से होते हुए, क्रॉस करते हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि मानसून का सीजन आ जाता है, और मानसून का सीजन उस तरफ आपको पता ही है कैसा हैवी जो है रेनफॉल होता है। हम वो तो एरिया भी वेरी फेमस है हैवी मानसून रिसीव करने के लिए। तो मानसून का सीन आते ही इनकी जो सारी चीजें, प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो खराब हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाती है, लैक ऑफ फोर्सेज दैट हिज ड्रीम वाज नॉट फुलफिल्ड, और फोर्सेज भी बहुत ही कम रह जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है ड्यू टू दी बैड वेदर कंडीशन, और आगे बढ़ते बढ़ते सप्लाई हो नहीं पा रही थी बिकॉज सारी सप्लाई चेन कट हो चुकी थी, बैड वेदर कंडीशन की वजह से फ्लड फ्लड वगैरह जैसे सिचुएशन हो चुकी थी। तो फूड की शॉर्टेज हो गई, फोर्सेज की शॉर्टेज हो गई, इस वजह से आगे दिल्ली तक मार्च इनका कंप्लीट नहीं हो पाया, और दिल्ली को कैप्चर करने में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो सुभाष चंद्र बोस का जो ये ड्रीम था ये फुलफिल नहीं हो पाया, बट हिज एफर्ट हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ, तो इंडियंस के माइंड पे इस एफर्ट ने बहुत गहरी छाप छोड़ी, एंड लोगों को और ज्यादा आगे इन्फ्लुएंस किया टू सेक्रीफाइस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो स्लोगन यूज किया जाता है जय हिंद, आज के टाइम में भी हम ग्रीट करने के लिए नेशनल ग्रीट अगर हम करते हैं तो वो जय हिंद कह के करते हैं, तो उन्होंने इस स्लोगन को भी बहुत फेमस किया। ठीक है, और दिस स्लोगन हैड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन पीपल। नेताजी डिक्लेयर्ड कि उन्होंने मतलब इस स्ट्रगल के अंदर उन्होंने ऐसा कह के लोगों को अपनी और इन्फ्लुएंस किया, और अपने देश के प्रति उनके अंदर देश प्रेम जगाया, और जो उनको इंस्पायर किया टू सेक्रीफाइस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, अपनी आजादी। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि आप सेक्रीफाइस करो, आप अपना ब्लड, ब्लड देने का मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस से है, आप सेक्रीफाइस करोगे तो मैं मेक श्योर करता हूं कि हमको फ्रीडम जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो उन्होंने लोगों की सेक्रीफाइस करने की जो स्पिरिट है उसको बूस्ट किया। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1944 ये सिचुएशन हो गई। ठीक है, उस तरफ से इंडियन नेशनल आर्मी ने मार्च करना शुरू कर दिया, जापानीज आर्मी के साथ साथ जो है इंडिया के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। जापानीज आर्मी एंटर नहीं हुई थी, वो रंगून तक पहुंची थी, लेकिन उनकी हेल्प से जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के फॉर्मर सोल्जर्स थे उनके द्वारा ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर किया गया। यहाँ पे इनको जापानीज जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज रंगून जो है जापान ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1944 के अंदर सिनेरियो बदल जाता है, और जापान जो है वो वीक हो जाता है, बिकॉज अलाइड आर्मी जो है रीऑक्यूपाइड रंगून। जो अलाइड फोर्सेस थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूएस की जो कंबाइंड फोर्सेस थी, उन्होंने रंगून को रिकैप्चर कर लिया। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए क्या चाहता था कि चर्चिल के ऊपर प्रेशर बना, आगे हमने डिस्कस किया था कि चर्चिल के ऊपर प्रेशर बना कि आप ब्रिटिश जो इंडियंस है, इंडियन नेशनलिस्ट है, उनका सपोर्ट गेन करो। ठीक है, अगर जो भी वो चाहते हैं उनको वो ग्रांट करो, अगर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। और अलाइड पावर ने चर्चिल पे जब ये जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है चर्चिल, उनको ये फोर्स किया, तब जाके हमारे पास क्रिप्स मिशन जैसे वो चीजें आई थी। तो बेसिकली इंडियंस का सपोर्ट गेन करने के लिए इन दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो अलाइज पावर है वो यहाँ पे एफर्ट मार रहे थे। तो यूएस क्या चाहता था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाए, और यहाँ से फिर जापान के ऊपर अटैक करे, जापान को काउंटर करे। तो इस वजह से 1944 तक आते आते ये हो चुका था। इंडियंस ने यहाँ पे, गांधी जी ने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर ब्रिटिश को साथ देने का सोच लिया था, और जो इंडियन सोल्जर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे थे, और यूएस ने मिलिट्री जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दी, और यहाँ से फिर जो है जापान को काउंटर करना शुरू किया। तो यूएस और ब्रिटेन की जो कंबाइंड फोर्सेस है उन्होंने रंगून को वापस रीऑक्यूपाइड कर लिया, एंड इन दिस सिचुएशन इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू रिट्रीट फ्रॉम बर्मा। जैसे ही रंगून कैप्चर हो गया, रंगून से जापान की सेना हटा दी गई, तो
हार खा के इंडियन नेशनल आर्मी जो इंडियन नेशनल आर्मी है उनको भी रिट्रीट करना पड़ा, बिकॉज इंडियन नेशनल आर्मी का तो हेडक्वार्टर ही कहाँ था, बर्मा में। अब बर्मा किन के कंट्रोल में है, अलाइज पावर के कंट्रोल में। जो एक्सिस पावर है वो वीक हो चुकी है, जापान वीक हो चुका है, जापान से रंगून ले लिया गया है, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा। तो सिचुएशन वापस किन के फेवर में आने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में आने लगी इन इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का सुभाष चंद्र बोस का जो ड्रीम था वो यहाँ पे फुलफिल होते होते रह गया। और 1945 के अंदर 6 एंड 9 ऑफ अगस्त को फाइनल सेटबैक मिलता है जापान को कि यूएसए की आर्मी के द्वारा 2 मेजर एटम बम वर ड्रॉप ऑन दी 2 सिटीज ऑफ जापान, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा 2 मेजर सिटीज है जापान की, और वहां पे एटम बम गिराने के साथ साथ ही जापान को मेजर सेटबैक मिलता है, और इसके बाद जापान जो है कंप्लीट सरेंडर कर देता है। और जैसे ही जापान का डाउनफॉल होता है तो जापान ही इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, तो इंडियन नेशनल आर्मी का भी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ विच जापान सून सरेंडर before the allied nation, Indian national army was also stop getting the support from the Japan। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का भी डाउनफॉल, जैसे जापान का डाउनफॉल हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का भी डाउनफॉल यहाँ पे शुरू हो गया, बिकॉज जापान ही इसको मिलिट्री असिस्ट कर रहा था पूरा, और अकेले इंडियन नेशनल आर्मी में इतना दम नहीं था कि वो ब्रिटिश या फिर अलाइज पावर के आगे लड़ सके। तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वो 2 जो एटम बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो किस प्रकार के बम थे। ठीक है, क्या टाइप था उनका, एटम बम तो थे लेकिन कौन सा टाइप था, ठीक है, वो बताएंगे, और ये बताएंगे कि उनका नेम क्या था। और इस वजह से जापान का डाउनफॉल हो गया, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोविजंस एंड एम्यूनिशन, इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट बिफोर द अलाइड कंट्रीज। अब यहाँ पे आपको अलाइड और एक्सेस पावर तो समझ में आ गई ना, अलाइड यानी ब्रिटिश और उनके साथी देश, ठीक है, ब्रिटेन और उनके साथी देश, और एक्सेस जो है वो जर्मनी की तरफ से लड़ने वाले एक्सेस पावर। तो आईएनए के मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, टेकन प्रिजनर्स बाय द ब्रिटिश, एंड आफ्टर दिस डिफीट नेताजी वेंट टू बर्मा फ्रॉम सिंगापुर। ठीक है, और प्रोबेबली ऑन 16 ऑफ अगस्त ही रीच बैंकॉक। ठीक है, बर्मा के अंदर है ना, सिंगापुर में थे वो, और सिंगापुर से कहाँ चले गए, बर्मा में, और बर्मा से बैंकॉक गए वो, और वहां से उनको फ्लाइट लेके जापान पहुंचना था, बेसिकली प्राइवेट एयरक्राफ्ट से। तो बैंकॉक में बाय एयर वो पहुंचे, एंड वाइल गोइंग फ्रॉम देयर टू टोक्यो की तरफ जाने, बर्मा से वो कहाँ जा रहे थे, टोक्यो की तरफ, है ना, जापान के अंदर एक्चुअली एग्जाइल पे रहना चाह रहे थे, है ना। जापान में पहले भी अपने बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर एग्जाइल पे रहे हुए, जैसे रास बिहारी बोस, ये भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर एक्टिवेट थे, रास बिहारी बोस। और जब इनके अगेंस्ट भी गिरफ्तारी का ऑर्डर चला, अरेस्ट करने का ऑर्डर पास हुआ, तो ये भी एग्जाइल पे चले गए इंडिया से बाहर जापान में। ठीक है, तो नेताजी भी यहाँ पे जापान के अंदर जाना चाहते थे, ठीक है, वहीं पे अपना एग्जाइल जो है वो बिताना चाहते थे। तो जापान की तरफ जाते हुए, बर्मा से टोक्यो की तरफ जाते हुए उनका एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है, और प्रोबेबली उसी क्रैश के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। वो अभी भी सस्पिशियस है कि क्या उस क्रैश के अंदर वो मरे या जीवित रह गए, कुछ पता नहीं है। इसके बाद से नेताजी की ना तो कोई डेड बॉडी मिली या ऐसा कोई सबूत मिला कि वो मर चुके हैं, ना ऐसा कोई सबूत है कि वो जिंदा है। ठीक है, तो नियर दी फॉर्मोसा उनका एरोप्लेन जो है वो फायर को कैच कर लेता है और क्रैश हो जाता है, एंड प्रोबेबली ही डाइड इन दिस एयर एक्सीडेंट। दो नेताजी कुड नॉट सक्सीड इन दिस एम, स्टिल इंडियंस गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज एफर्ट कैरी ऑन आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, कि कंट्री से बाहर रहते हुए भी नेताजी ने इस तरह का आर्मी एक्शन जो है, मिलिट्री एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। तो इंडियंस जो थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, स्पेशली जो आर्मी थी इंडिया की वो ज्यादा इंस्पायर हुई। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसके अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इस एक्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। तो इसका रिजल्ट आगे हमें देखने को भी मिलता है, रॉयल इंडियन म्यूटिनी, सॉरी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी।
ये भी नेताजी के इस एफर्ट से ही इन्फ्लुएंस थी, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आईएनए के ऑफिसर्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जब रंगून को कैप्चर कर लिया जाता है और रिट्रीट हो रहा होता है इंडियन नेशनल आर्मी का, तो बहुत सारे जो इनके ऑफिसर्स थे, हाई ऑफिसर्स इंडियन नेशनल आर्मी के, उनको ट्रायल किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। मेजरली यहाँ पे 3 नाम आता है, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन और प्रेम कुमार सहगल। ये जो 3 थे, ये इंडियन नेशनल आर्मी के हाई पोस्ट के ऑफिसर थे, हायर ऑफिसर थे। उनको कैप्चर किया जाता है और इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल किया जाता है, यानी बेसिकली इनको सजा देने का प्रोसेस चलाया जाता है। इन द रेड फोर्ट इन दिल्ली इन स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के अंदर, जो लाल किला था उसके स्पेशल कोर्ट के अंदर इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए लाया जाता है। यहाँ पे कांग्रेस भी, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उनसे सिंपैथी रखती थी, ठीक है, और कांग्रेस ने भी अपना बेस्ट दिया टू सेव दीज रिवोल्यूशनरी लीडर्स, ठीक है। इसके अंदर आसफ अली है, भूलाभाई देसाई है, तेज बहादुर सापरू है, टीबी सापरू है ना, कैलाश नाथ काटजू है और जवाहरलाल नेहरू ट्राई देयर वेरी बेस्ट एज लॉयर, ठीक है, टू सेव दीज 3, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव डेथ पनिशमेंट टू ऑल दीज। Indians opposed this decision severely and this led to bowing down of the government and it freed the accused, ठीक है। तो मतलब कांग्रेस ने भी इन तीनों के जो रिहाई है उनके ऊपर पूरा जोर दिया, एम्फेसिस किया। और जो ये लोग हैं, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, एज अ लॉयर इन्होंने अपना बेस्ट दिया टू सेव दीज 3 रिवोल्यूशनरी लीडर्स। और इवन इंडियन लोगों ने भी इस एक्शन को अपोज किया, इस डिसीजन को सीवियरली अपोज किया और गवर्नमेंट को फाइनली बो डाउन करना पड़ा और इन तीनों को फ्री करना पड़ा, ठीक है। तो ये इसका इंडियन नेशनल आर्मी का राइज और डाउनफॉल इस तरह से होता है। तो ये था इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर हमारा सेशन, और नेक्स्ट सेशन हमारा इंडियन नेशनल नेवी की म्यूटिनी पे होने वाला है। तो stay tuned till the next session and please do like, share and comment to our YouTube channel, that is examyatra.com. Thank you.